इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर है अमेरिका और ईरान युद्ध को लेकर राहत की बात। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म करने का ऐलान किया है। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के साथ कभी भी समझौते का ऐलान हो सकता है। इस बड़ी खबर पर बड़ा अपडेट लेंगे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, तो क्या यह मान लिया जाए कि अमेरिका और ईरान का युद्ध अब फाइनली खत्म होने जा रहा है? जी बिल्कुल, अब इस बात के ठोस संकेत मिलने लगे हैं कि करीब 2 महीने से चल रहा है ईरान युद्ध अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। जो अलग अलग खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बहुत जल्द यूएस और ईरान के बीच में एक समझौते का ऐलान हो सकता है और एक पन्ने का एक समझौते का एग्रीमेंट जारी किया जा सकता है। और समझौते की जो शर्तें हैं उसमें दोनों पक्षों ने एक बीच का रास्ता अपनाया है और उस बीच के रास्ते पर एक आम सहमति बनने की संभावना दिख रही है। बीच का रास्ता यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑपरेशन फ्रीडम चलाने का जो ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था उस ऑपरेशन फ्रीडम को स्थगित कर दिया गया है और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों का आना जाना बिल्कुल पहले की तरह हो सकेगा। हालांकि आंशिक तौर पर, सांकेतिक तौर पर नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से रहेगा उस इलाके में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये था कि कैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर क्या सहमति बनती है। सबसे टकराव का बिंदु यही था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ना नहीं चाहता था और यूएस चाहता था कि उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन इस पर एक जो सहमति बनती हुई दिख रही है वो ये है कि एक तय समय सीमा तक इसका एक फ्रेमवर्क जारी किया जा सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर आगे कैसे बढ़ेगा, इसका एक फ्रेमवर्क होगा। और उस फ्रेमवर्क में ये किया जा सकता है कि एक समय सीमा बांधी जा सकती है कि इस समय सीमा तक एक सीमा से ज्यादा ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा। इस तरीके से यूएस की भी बात रह जाएगी, ईरान की भी बात रह जाएगी और फिर आगे चल के बाकी जो शर्तें उसको तय किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात इस समझौते में हो सकती है वो ये कि ईरान के बहुत सारे फंड और एसेट को यूएस ने जो सीज कर रखा है, जब्त कर रखा है, उसको छोड़ देगा। तो ये भी ईरान की एक बड़ी मांग थी जिसको मानने पर यूएस सहमत हो गया है और मुझे लगता है कि अब दोनों पक्ष इस बात पर राजी हो गए हैं कि युद्ध बहुत दिनों तक जारी नहीं रखा जा सकता है और बहुत जल्द इस समझौते का औपचारिक ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो अब कॉल ऑफ होने जा रहा है और अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वक्त समझौते का ऐलान हो सकता है। लगातार अपडेट देंगे आपको इस खबर पर। लेकिन इधर अमेरिका ईरान के बीच समझौते की उम्मीद ने बाजार में भारी जोश भर दिया। निफ्टी और सेंसेक्स अच्छी बढ़त बना के आज बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी आज अच्छी दिखी, जबकि बैंक निफ्टी करीब 2.5% चढ़कर बंद हुआ है। तो कुल मिला के कैसा रहा आज बाजार का कारोबार, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। देखिए क्या शानदार तेजी आज आपको मार्केट में देखने को मिली और आखिरी 1 घंटे में जो एक्सिस के हवाले से खबर आई, इसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप और मिड कैप चारों तरफ क्या बढ़िया शानदार मूव। इनफैक्ट आप देखें तो स्मॉल और मिड कैप्स तो पूरे दिन स्ट्रेंथ और रेजिलियंस के साथ कारोबार कर रहे थे। चलिए आपको दिखाता हूं वो स्टॉक्स निफ्टी के जिन्होंने इंडेक्स में जान डाल दी। बढ़िया बढ़त यहां पर देखने को मिली। ट्रेंड में श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, पीवी और इंटरग्लोब एविएशन जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर भी आपको बड़ा मूव नजर आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी स्टॉक्स में तेजी थी, कुछ स्टॉक गिरे भी हैं। मिसाल के तौर पर नतीजों के बाद एल&टी, हालांकि ये भी ऑफलोज रिकवर हुआ। पावर ग्रिड है, रिलायंस है और ओएनजीसी की क्रूड में गिरावट आ गई। भारतीय मार्केट्स के लिए अच्छा हो गया लेकिन ओएनजीसी के लिए नेगेटिव, इसके लिए स्टॉक में आ गया कट। अब आपको दिखाता हूं पूरे मार्केट की तस्वीर और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा क्योंकि अच्छी खबरें आई तो इंडिया विक्स तकरीबन 7% नीचे। बाकी कैपिटल मार्केट, डिफेंस, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स, निफ्टी बैंक, ऑटो में रफ्तार थी तकरीबन 2.5% की। निफ्टी आईटी आधे प्रतिशत से ज्यादा के गेंस के साथ बंद हुआ। एनर्जी की बास्केट में थोड़ी सी मिक्स्ड एक्शन देखने को मिले। हालांकि एफएमसीजी एज अ पैक देखे तो थोड़ा सा ऑफ है इसका एक्शन। हालांकि इसमें भी कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर बड़ा मूव आपको नजर आया। फार्मा लगातार 2 दिनों का एक्शन है जहां पर आप देखें तो आज भी बड़ी तेजी के साथ क्लोजिंग रहेगी। राइट, तो ये था मार्केट का हाल। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम
युद्ध खत्म करने के ऐलान से क्रूड में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड करीब 10% तक फिसलकर $102 प्रति बैरल के नीचे चला गया है। वहीं रुपए में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। इस समय का भाव देखें तो आप अब ये $100 के आसपास चला गया है और जैसा हमने आपको बताया कि रुपए में भी रिकवरी से राहत आई है। आगे क्रूड में कैसी रह सकती है हलचल, बता रही हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। क्रूड ऑयल में वॉलेटिलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़ोरदार है और आज जिस तरह की न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं सोर्सेज के द्वारा, और ये माना जा रहा है कि जो 1 पेजर 14 पॉइंट नेगोशिएशन है यूएस और ईरान के बीच में, उसमें बहुत जल्दी यहाँ पर सहमति बन सकती है। 48 आवर्स की शायद यहाँ पर डेडलाइन भी है जहाँ पर ईरान को इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर इस सब के बीच में शायद एक MOU पे दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर आ जाएँ और थोड़ी सी हम एक बैकफुट पे यहाँ पर दोनों को ही जाता हुआ देखें। इन सब सोर्सेज के द्वारा खबरों के बाद हमने कच्चे तेल में अच्छी खासी मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। ऑलमोस्ट 8 से 10% की गिरावट के साथ कच्चे तेल में कारोबार एक समय पे देखने को मिला और मार्केट्स को लगता है कि आगे जाकर यहाँ पर कुछ और दबाव भी बना रह सकता है। शायद $100 प्रति बैरल के नीचे यहाँ पर कच्चा तेल थोड़ा सा स्थित होता हुआ नजर आए। इन एनी केस बाजार को लगता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है तो $95 to $100 बैरल के बीच की एक रेंज या एक एवरेज प्राइस हम यहाँ पर बनता हुआ देख भी सकते हैं। ऑफकोर्स बाजार नजर रखेगा इन चीज़ों पर भी कि वेनेजुएला की तरफ से यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़े हैं। ओपेक प्लस लगातार यहाँ पर एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करता जा रहा है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है तो वो तेल भी यहाँ पर मार्केट्स में आएगा। जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर डैमेज नहीं होगा, तो कुछ हिसाब से जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें जो कंसर्न्स हैं उसमें कुछ हम ईजिंग आता हुआ देखेंगे। इसका असर हमने क्रॉस मार्केट्स पे आता हुआ देखा। इक्विटीज़ में तेज़ी आई, रुपया जो रिकॉर्ड लोज पर कारोबार कर रहा था वहाँ पर अच्छी खासी बढ़त भी देखने को मिली और साथ ही साथ कच्चे तेल की गिरावट का असर बाकी कमोडिटीज़ में देखने को मिला जहाँ पर तेज़ी के साथ कारोबार है। तो एक रिस्क कौन हमने मार्केट का सिनेरियो यहाँ पर आज बाजार में बनता हुआ देखा। चलिए, तो कच्चे तेल में राहत, मार्केट चढ़ गया, लेकिन इधर खाने के तेल के दाम और महंगे होने वाले हैं और इसकी वजह है कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा। हालांकि अभी हमने आपको बताया कि अब उनमें नरमी आना शुरू हुई है तो उसका असर आते आते आएगा, लेकिन फिलहाल जो पिछली गर्मी थी उसका असर है कि आपके खाने का तेल अब महंगा हो चला है। वैसे खाने के तेल के दाम पिछले साल के मुकाबले 20% पहले ही बढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। कितने बढ़ सकते हैं दाम और क्या चल रहा है तेल के कारोबार में, देखिए असीम मनचंदा की ये खास रिपोर्ट। खाद्य तेल की कीमतें अब किचन का बजट बिगाड़ने लगी हैं। पश्चिम एशिया में लड़ाई शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो इसके साथ साथ खाने के तेलों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। भारत की खाद्य तेल इंडस्ट्री करीब 57% आयात पर निर्भर है। पिछले एक साल की बात करें तो पाम की कीमतों में 14%, सोयाबीन ऑयल की कीमतों में 20% और सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में 17% की बढ़ोतरी हुई है और अभी 5-10% बढ़ोतरी और हो सकती है। Overall, every country who were palm oil, Indonesia, Malaysia were our main exporters. Soybean oil, US, Argentina, Brazil were main exporters. Everybody is inputting more oil, which was for food, into fuel. So when the fuel goes up, the crude oil goes up, the veg oil automatically goes up. So every $10 rise in crude oil automatically puts around $50 to $70 rise in the veg oil. दरअसल आपकी रसोई में महंगाई की ये आग कच्चे तेल की वजह से लग रही है। तेल संकट में बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ने लगा है और अभी करीब 25% तक खाद्य तेल का इस्तेमाल बायोडीजल के लिए होने लगा है। इसी के चलते 20% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब मई में कीमतें और बढ़ी तो आपकी रसोई और महंगी हो जाएगी। असीम मनचंदा, दिल्ली। और अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के शेयर की, जिसके लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। करीब 3% की तेजी के साथ शेयर एफपीओ प्राइस के ऊपर आ गया था। आइए आशीष हमारे सहयोगी उनसे समझते हैं कि इसमें इतना एक्शन आखिर क्यों बढ़ गया। देखिए, लगातार अच्छी खबरों का सिलसिला वोडाफोन आइडिया में बना हुआ है और जो निवेशक जिन्होंने एफपीओ में अप्लाई किया था 11 रुपए के भाव पर, उनको थोड़ा सा रिलीफ फिलहाल के लिए देखें तो राहत मिल रही है, क्योंकि पिछले 2 से 3 सत्रों में देखें तो स्टॉक लगातार 11 रुपए के ऊपर बना हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं कि अप्रैल 2024 में एफपीओ आया था 11 रुपए के भाव से,
और वहाँ से भयानक गिरावट वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में देखने को मिली थी। लेकिन पिछले एक महीने में देखें तो लगातार रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 28% की तेजी स्टॉक में आपको यहाँ पर नजर आ रही है और बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। आप सीक्वेंस देखिए क्या खबरें हैं। सबसे पहले आप देखें तो खबर आज की जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुमार मंगलम बिरला फिर से आप देखें तो यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की तरफ से नियुक्त हुए हैं। हालांकि कामकाज में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का कोई योगदान नहीं होता, ऑपरेशंस में कोई सीधे तरीके से रोल नहीं है, लेकिन ऐसे स्टॉक के लिए सेंटिमेंट्स भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अब इससे पहले की खबर आपके सामने रखता हूं कि जो एजीआर की रिकैलकुलेशन हुई थी इसमें तकरीबन 27% एजीआर रिकैलकुलेट होकर कम आया। और वोडाफोन आइडिया के लिए अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी भी राहत मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा हेडेक इनका कम हो जाता है, क्योंकि पहले आप देखें तो जो एजीआर की कैलकुलेशन थी उसको रिवाइज किया गया 87,000 से 24,000 करोड़ और कुछ आंकड़े यहाँ पर देखने को दिखे, तो 87,695 करोड़ से घटकर 64,046 करोड़ ये आंकड़ा यहाँ पर, तो ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टैगर्ड वे में एक टाइमलाइन भी तय कर दी गई है कि कैसे ये अपने एजीआर का भुगतान करेंगे। लेकिन एक और बड़ा गेम चेंजर ये है कि इनका सब्सक्राइबर बेस जो कि बड़े लंबे सालों से कई महीनों से लगातार सिर्फ और सिर्फ घट रहा था, यहाँ पर थोड़ी बहुत आप देखें तो राहत मिल रही है। फंड रेजिंग की खबरें निकल कर आ रही हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि 35,000 करोड़ जिसमें 25,000 करोड़ का टर्म लोन होगा, 10,000 करोड़ का इनके लिए वर्किंग कैपिटल होगी जिसके लिए ये केपेक्स का इस्तेमाल करेंगे। एजीआर भुगतान के लिए नहीं होगा ये 35,000 करोड़, केपेक्स के लिए होगा। ये भी अपने आप को मार्केट में पसंद आया। और अगर आप फेब और मार्च के सब्सक्राइबर डेटा के आंकड़े देखें तो बहुत लंबे समय की लगातार गिरावट के बाद ये डेटा यहाँ पर पॉजिटिव आया। तो लगातार अच्छी खबरों के चलते आप देखें तो फाइनली स्टॉक में थोड़ा सा रिबाउंड है और अब फिलहाल एफपीओ प्राइस से 30 पैसे ऊपर। बाजार की नजर अब कल आने वाले नतीजों पर रहेगी। कल बीएससी के नतीजे आएंगे, कैसे रह सकते हैं बीएससी के नतीजे, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी ही। अच्छे ही नंबर्स की उम्मीद है ओवरऑल। जैसे कि एनएससी में हमने देखा था कि ग्रोथ काफ़ी बढ़िया थी, वॉल्यूम्स रिटर्न कर रही हैं, तो इसी का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब पिछले क्वार्टर के मुकाबले क्योंकि इनके बिजनेस में सीजनैलिटी तो होती नहीं है, तो हम सीक्वेंशियल तौर पर देखेंगे। रेवेन्यू बढ़ेगी तकरीबन 27%, 1244 करोड़ से अब 1580 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। एबिटा की बात करें तो हेल्दी 32% की बढ़त है, 801 करोड़ से 1060 करोड़ के करीब का आंकड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 24 करोड़ के आसपास का ये लेबर कोड का इम्पैक्ट था, तो उसे एडजस्ट करके 801 करोड़ का बेस निकला है। मार्जिन्स की बात करें तो 64.4% से बढ़कर 67.1% के एबिटा मार्जिन्स आपको देखने को मिलेंगे। और मुनाफे के आंकड़े में भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तकरीबन 34% की बढ़त का बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है, यानी 597 करोड़ से अब 798 यानी 800 करोड़ के आसपास का ये आप समझ लीजिए कि मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। अब खास बात ये है कि अगर आप देखें तो रोबस्ट रेवेन्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली है, चाहे इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें या फिर कैश मार्केट में देखें तो ग्रोथ सीक्वेंशियल तौर पर काफ़ी बढ़िया है। और इसी के चलते जो ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर है, मैं सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, इसमें जो ग्रोथ आई है तकरीबन 27% की और मार्केट शेयर भी बड़ा तगड़ा देखने को मिला है। इसी के चलते बीएसई लिमिटेड अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायदें तेज हो गई हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सीएम की रेस में शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं आज कोलकाता में बीजेपी के विधायकों की बैठक हो रही है। बंगाल में कैसी है सियासी हलचल, पूरी डिटेल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पांडे। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है और जो इशारा दिया जा रहा है प्रदेश बीजेपी के नेताओं की ओर से कि राइटर्स बिल्डिंग से ही नई जो सरकार होगी उसका अधिकांश कामकाज चलेगा। एक तो बड़ा डेवलपमेंट ये है और दूसरा जो कि विधायक दल की बैठक है उसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक वहां पर जाएंगे, शिरकत करेंगे। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा, 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, परेड ग्राउंड में होगा जो कि ऐतिहासिक परेड ग्राउंड है और बड़े स्तर पर बीजेपी ने इसकी तैयारी की है। तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर शिरकत करेंगे 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह के लिए। इसके अलावा जो भी अन्य वरिष्ठ जो नेता है वो भी वहां पर आएंगे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। कुल मिलाकर अब जब ये नई सरकार बीजेपी की पश्चिम बंगाल में आई है और सरकार गठन को लेकर
बीजेपी राज्य की जनता को अब एक मिशन में सफल होने के बाद यह संदेश देना चाह रही कि जो भी प्रशासन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, भयमुक्त होगा, बिल्कुल न्याय संगत होगा, तर्क संगत होगा। और इसके लिए जो हर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं चुनाव प्रचार अभियान से जुड़े हैं, अब सरकार गठन को लेकर और जो विचारधारा कैसे आगे बढ़ेगी उसको लेकर यहाँ पर सतर्क हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, कई बैठकों का दौर है। विधायक जो नव निर्वाचित विधायक है चुने गए वो आए हैं, पहले वो बैठक करेंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद कोर कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद प्रदेश की कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा विधायक दल का जब नेता चुन लिया जाएगा। उसके बाद तो बेहद महत्वपूर्ण जो गतिविधियां हैं वह चल रही हैं पश्चिम बंगाल में और जो नई सरकार के कामकाज को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी ने कहा है कि बंगाल में सरकार राइटर्स बिल्डिंग से चलेगी, ना कि नबन्ना से। बंगाल की राजनीति में राइटर्स बिल्डिंग का क्या महत्व है, बता रही है हमारी संवाददाता कमलिका। हम खड़े हैं ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग के सामने। राइटर्स और राइटर्स बिल्डिंग ये वही जगह है जहां से सत्ता चलता था। ये वही जगह है जहां पर बंगाल की मुख्यमंत्री से लेके उनके सारे मंत्री यहीं पे बैठता था। सन 1777 में 1777 में ये बनाया गया था ब्रिटिश युग में, जो जूनियर क्लर्क से राइटर्स के लिए, और तभी से नाम दिया गया है राइटर्स बिल्डिंग। और उसके बाद में भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के तौर पे चलने लगा। फिर भारत स्वाधीन हुए, फिर कांग्रेस का रूल आया, फिर वामपंथियों का रूल आया और ये सारे जगह के मुख्यमंत्री यहीं पे बैठते थे और दूसरे मंत्री भी। ये वही जगह है जहाँ पर ममता बनर्जी भी 2011 के परिवर्तन के बाद पहली पा यहीं पे रखी थी और उसके बाद में 2013 में ममता बनर्जी ने ये नवान्नों में ले गया जो हावड़ा में है। पर उस दिन से हेरिटेज बिल्डिंग राइटर्स का जो एक अपना ग्लोरी है, अपना जो एक पहचान है, वो हमेशा से ही था। पर इस बार फिर परिवर्तन के बाद बीजेपी ने ये तय किया है कि उनके मुख्यमंत्री और उनके मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं सारे यहीं से राजपाट चलाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने तो बंगाल में पूरा चुनाव ही लूट लिया और पहले भी यूपी में बीजेपी ये सब करवा चुकी है और आगे भी जब चुनाव होंगे तो बीजेपी वाले इसे दोहराएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी भी डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो जब चुनाव ही लूट लिया तो क्यों इस्तीफा देंगे? वो तो अब बात करेंगे, जाके मिलेंगे तो हम बातचीत करेंगे। अभी मैं क्या कह दूं, इम्पैक्ट ऑफ 79 लाख टोटल डिलीशन से क्या इम्पैक्ट दिख रहा है नंबर्स पर, सीट नंबर्स पे। तो सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई अकेली आदरणीय दीदी लड़ रही थी। 143 सीटों पर 20,000 से ज्यादा वोट कटे और 91 बीजेपी जीत गई। बंगाल का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव इनका है, उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे। वहीं टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा है कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन बीजेपी ने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया और चुनाव आयोग पुलिस फोर्स के साथ मिलकर चुनाव नतीजों में धांधली की। एंटी इनकम्बेंसी था और बीजेपी हिंदू कंसोलिडेशन किया। दे वर एबल टू पोलराइज द वोटर्स, दैट्स अबाउट ऑल। हिंदू पोलराइजेशन बीजेपी किया है, जबरदस्ती हेराफेरी भी किया है और अमित शाह का निर्देश से सेंट्रल फोर्सेस चुनाव में जाती किया। ये सब मिलके हुआ। और यहां पर खबरों में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन और कई बड़ी खबरें जो कर रही हैं आपका इंतजार बस एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत होंगे हाजिर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। कल बिहार की सम्राट चौधरी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। खबरों के मुताबिक एनडीए गठबंधन में जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू को 16-16 मंत्री पद मिलेंगे। वहीं एलजेपी रामविलास को 2 पद मिलेंगे। जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 1-1 मंत्री पद, लेकिन सारे पदों पर मंत्रियों की नियुक्ति अभी नहीं होगी। बीजेपी और जेडीयू के कुछ पद खाली रखे जाएंगे। बिहार में बीजेपी की पहली सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी है। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने बतौर मुख्यमंत्री और जेडीयू के 2 मुख्यमंत्रियों विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ ली थी। बंगाल में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बिहार जाएंगे। शपथ ग्रहण की खास तैयारियां रखी गई हैं। देखिए पटना के गांधी मैदान से चंद्रमोहन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और हम अभी मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में और यहां से आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से भव्य तैयारी चल रही है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं और इसको लेकर देखिए किस तरह से तैयारियां चल रही है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल 12 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। और ये देखिए ये जो गैलरी आपको सामने दिखाई दे रहा है, जहां पर सोफे लगाए गए हैं, यहाँ पर वीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है और मंच पर जितने भी गणमान्य नेता पहुंचेंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही देखिए किस तरह से ये जो कुर्सी लगाई गई है यहाँ पर, इसमें पार्टी के पदाधिकारी जो एनडीए के तमाम नेता पहुंचेंगे उनके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। और जो आसपास में जो ये पंडाल, बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, यहाँ पर जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। और देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सुरक्षाकर्मी जो है अभी पहुँच चुके हैं और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो कल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और इसको लेकर पटना में एक तरह से कहा जाए पटना के गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसकी तैयारी चल रही है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत जेडीयू और बीजेपी से 16-16 नेताओं को कोटा मिला है। तो वहीं एलजेपी को 2 जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे विधायक वो रहेंगे और साथ ही एलजेपी आर के अलावा आरएलजेपी है जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनके बेटे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो वहीं हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा है उससे संतोष सुमन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कल पंजाब के जलंधर और अमृतसर में हुए तेज धमाकों से हड़कंप मचा हुआ है। धमाकों की गूंज करीब 1 किलोमीटर तक सुनाई दी थी, जिसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई थी। लोग दहशत से घरों से बाहर निकल आए थे। हालांकि धमाकों में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मामले की जांच एनआईए कर रही है। पुलिस ने एक डिलीवरी बॉय को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए चंडीगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब ब्लास्ट पर डीजीपी गौरव यादव का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी ने कहा है कि पंजाब ब्लास्ट में पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच की जा रही है। इस इंसीडेंट ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਆਈਐਸਆਈ's डिजाइंस ਟੂ ਕਾਜ਼ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ब्लास्ट को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मान का कहना है कि बम धमाके बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है और छोटे छोटे ब्लास्ट के जरिए वो वोट हासिल करने की कोशिश करती है। भाजपा जिहड़ी है बीजेपी फिरकू पार्टी है। बंगाल की चोण जिहड़ी खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब की वारी है। इसदा मतलब ये जिहड़े बम धमाके होए ने, छोटे मोटे ब्लास्ट होए ने, जो भी जांच जारी है। ये बीजेपी की पंजाब दी इलैक्शनां दी तैयारी है। वो इदां ही हिंसा फैला के लोगों को डरा के धमका के ही वोटां लैंदे है। मैं बीजेपी वालिਆਂ ਨੂੰ कहना चाहुंदा इन्हां हरकतां तो बाज आ जाण। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी है। आगे आपके लिए लेकर आएंगे हमारा कमोडिटी स्पेशल। नमस्कार।